हाय ज्योति, गुड मॉर्निंग। आई थिंक हाँ, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया। आई थिंक पिछला लिंक समहाउ वर्क नहीं करा। हम लोग 2-3 मिनट रुकते रुकते हैं और भी बच्चों को ज्वाइन करने का टाइम देते हैं। ऑलराइट, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, ग्रेट। ठीक है। सो मैं आप लोगों को जस्ट एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेरे बारे में। एज यू कैन सी, मेरा नाम गौरव जसोरिया है। मेरा शॉर्ट कोड GACH है। एंड मैं पेस के साथ पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री। एंड मैंने खुद ने अपना बीटेक IIT बॉम्बे से किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में। वागड़ में एक्चुअली मैंने पढ़ाया हुआ है। वागड़ में 2016-17 वाला जो बैच था, समद एंड मिहिर, अगर आपको याद हो तो, मतलब आई एम नॉट श्योर कि अगर आपने अपने सीनियर्स के बारे में बात करी हो पहले इस बारे में, तो वो वाले बैच को मैंने पढ़ाया था वागड़ में। एंड उसके बाद एक्चुअली मौका नहीं मिला। उसके बाद अंधेरी और दादर में थोड़ा बिजी रह गया मैं। सो जनरली कितने बच्चे क्लास अटेंड कर पाते हैं आपके मेडिकल बैच में से? 13-14। 13-14, ठीक है। तो अभी करीब करीब 7-8 बच्चे आ गए। थोड़ा सा 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं, देन उनके साथ में हम लोग लेक्चर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए था आप लोगों से। जहां तक मुझे पता पड़ा है आशीष से बात करके, आप लोगों का चैप्टर चल रहा है अभी, राइट? और या फिर कोई और चैप्टर चल रहा है? मुझे एक बैकग्राउंड बता दो। गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, सो मैं पूछ रहा था कि चैप्टर आपका अभी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चल रहा है ना? यस सर। ओके। एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मुझे पता पड़ा, जहां तक आप लोगों ने अभी जस्ट स्टार्ट ही करा था थोड़े दिन पहले। हाँ सर। यस सर। ओके। एंड आप लोगों ने उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कॉन्सेप्ट सीख लिया था यस सर। यस सर। और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन भी सीख लिया था। यस सर। चल रहा था सर। चल रहा था, ठीक 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 ठीक, समझा मैं। उसके आगे का ही आप लोग ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा, इसके पहले एक और चीज मैं आपसे समझना चाह रहा था, दैट आप लोग वीडियो लेक्चर्स और स्टेप ऐप खेल रहे थे? यस सर। ओके। और आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन के प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी हैं? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो इसके पहले आपको आई थिंक मधुकर सर पढ़ा रहे थे, या कौन सर पढ़ा रहे थे, मुझे याद नहीं यस सर। यस सर। यस सर। है। SRCH सर, अच्छा, ओके, ठीक है। सो आपके पास जो वीडियो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड, वो आप देख रहे हैं ऑलरेडी? लाइव लेक्चर ही अटेंड करते हैं तो वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी पढ़ती है तो देख लेते ओके ओके ओके, ठीक है, ऑल राइट। तो मेरा पढ़ाने का तरीका एक्चुअली ये स्क्रीन पर ही रहेगा। मेरे पास ये पेन रहता है। इस पेन से मैं स्क्रीन पर जब लिखता हूँ तो वो आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, मैं एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, अभी आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है?
Yes, sir. स्क्रीन पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes. ओके ग्रेट, ठीक है। तो ये हमारा स्टडी करने का तरीका रहेगा। अभी मैं मेरा वीडियो स्विच ऑफ कर दूंगा थोड़ी देर में, एंड देन हम लोग स्क्रीन के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक अभी इनफ 7-8 बच्चे आ गए हैं, ज्वाइन कर गए हैं, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, एंड मैं इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। जो हम लोग अभी कंडक्ट कर रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एज वेल एज जो मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा ना, ठीक है, जो मैं पेन से स्क्रीन के ऊपर लिखता जाऊंगा ये भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। क्लास नोट्स बोलते हैं इनको अपन, तो ये क्लास नोट्स भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो चिंता मत करना अगर बीच में अगर आप कुछ मिस कर गए या कॉपी नहीं कर पाए, ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही सही एनीवेज, ठीक है। ऑल राइट, सो मैं मेरा अभी वेबकैम ऑफ कर देता हूँ। छोड़न नहीं आता, मैसेज कर दिखाया। ऑल राइट, तो एक बैकग्राउंड आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ। इस स्क्रीन पे एक्चुअली मैं टाइप भी कर सकता हूँ एंड पेन से लिख भी सकता हूँ, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो एक मैं आपको ब्रॉड आइडिया दे देता हूँ इस चैप्टर के फ्लो का। सो इसको हम लोग ऐसा टेबल ऑफ कंटेंट्स बोल देते हैं। नाउ इसमें सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट सीखते हो ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये मैं और कई बार ऐसे घुमा के लिखता हूँ, थोड़ा सा अलग सा लगेगा आपको। अच्छा, आई होप ये भी हमको समझ में आता है कि रिडक्शन स्टेट या रिडक्शन नंबर जैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो कन्वेंशन है उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका फिर हम सीखते हैं। पहले तो इसका डेफिनेशन एंड ऑल समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, एनीवन विद एन आंसर? 4. -4. राइट, सो आप लोग अब आंसर दे रहे हो, बट इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि सर क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से कंपाउंड के अंदर आप पूछना चाह रहे हो वो तो बताइए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4 स्टेट में रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में +2 स्टेट में रहेगा, राइट। CH4 है तो उसमें कार्बन -4 स्टेट में भी हो सकता है, राइट। सो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली इनकम्प्लीट था, तो ये मैंने इनकम्प्लीट क्वेश्चन इसलिए बोला ताकि आप इसका डेफिनेशन वापस से एक बार क्विकली समझ जाओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग डिफाइन करते हैं एक एलिमेंट के लिए इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज। जैसे मुझे पूछना चाहिए था कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन कार्बन मोनोऑक्साइड बताओ, तो फिर आप मुझे करेक्ट आंसर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक ही
कंपाउंड के अंदर सेम एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO5, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। राइट, सो इसमें अगर आप देखोगे ये इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑक्सीजन के एटम्स होंगे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड कुछ ऑक्सीजन के एटम्स होंगे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये आपने देखा है पहले कंपाउंड, काफी कॉमन कंपाउंड है, एनसीईआरटी में है, सब जगह है। तो इसमें हमें समझ में आया कि एक एलिमेंट के सेम कंपाउंड के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं आपको डेफिनेशन एक बार थोड़ा सा दोबारा क्रिस्प करके बता दूं तो OS शॉर्ट में लिखता हूं मैं इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट। OS is defined for an atom of an element in a particular species, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड है और इसके बाद एक्चुअली इसका डेफिनेशन आता है। डेफिनेशन फिर वो जो आप लोगों ने पढ़ा है, दैट इट रिप्रेजेंट्स द number of electrons given or taken by the atom when it formed this compound। उसमें अगर आयनिक कंपाउंड है तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन दे या ले रहा है, और अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसमें शेयरिंग होती है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया होगा एंड कैलकुलेशन भी डिटेल में देख ली होगी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बारे में भी आपने डिटेल में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली होगी। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के दो तरीके होते हैं, ठीक है। दो तरीके कैसे होते हैं? एक तो आप खुद उसका लो स्ट्रक्चर बना के देखोगे, ठीक है, या फिर आप जो रूल्स या गाइडलाइंस आप लोगों ने लिखी होंगी, दैट ऑक्सीजन का -2 होता है, अल्कली मेटल्स का +1 रहता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का +2 रहता है। तो वो सेट ऑफ रूल्स या गाइडलाइंस जो आपने लिखी होंगी उनसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर H2SO4 का ले रहा हूँ, ठीक है, तो रूल्स से आप लोगों को अगर मैं पूछूंगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करके दोगे कि सबका सम of oxidation state should be equal to the net charge on the species। अगर मॉलिक्यूल है तो नेट चार्ज 0 हो गया, कटायन है तो पॉजिटिव कुछ चार्ज होगा, अनायन होगा तो नेगेटिव कुछ चार्ज होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का रूल हमें पता है +1 होता है, सल्फर का हमें कैलकुलेट करना है, एंड ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है। तो इससे यस मेरा आंसर आ जाता है +6। यही चीज मैं स्ट्रक्चर से भी ड्रॉ करके बता सकता हूँ अगर मुझे इसका लो स्ट्रक्चर बनाना आता है तो, ठीक है। सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये हमने बॉन्डिंग में देखा होगा कि इस तरीके से हम लोग लो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पर कैसा होगा आप नोटिस करोगे, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, है ना। अब अगर मैं नोटिस करूं सल्फर एंड ऑक्सीजन में, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर ये जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हम मान लेंगे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। सिमिलरली यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, उसमें से 2 सल्फर के हैं 2 ऑक्सीजन के हैं, तो हम मान लेंगे कि ये सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन लेके चला गया अपने पास, ठीक है। यहाँ पर भी सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया, यहाँ पर सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया। तो क्या समझ में आया स्ट्रक्चर देख के कि सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं ऑक्सीजन की तरफ,
दो ऊपर दो नीचे, एक लेफ्ट में एक राइट में, क्योंकि इसमें आप नोटिस करोगे तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एंड सल्फर के ही थे। तो ये ऐसे भी आप लोग ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर आर सम एग्जांपल्स, रिमेंबर some examples where oxidation state from rules, oxidation state calculation from rules comes incorrect or average values. ये एग्जाम्पल काफी क्रूशियल होते हैं, ठीक है। ये आपने एनसीईआरटी में भी देखोगे ना, तो वहां पर भी आपको ये एग्जाम्पल्स हाईलाइट कराए जाते हैं, ठीक है। क्या ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखे हुए हैं ऑलरेडी? यस सर, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड वाला, वेरी गुड। सो ये आपको सर ने पढ़ाए होंगे डेफिनेटली, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये एग्जाम्पल्स याद रखना, ठीक है। ये याद ही रखने पड़ते हैं, इनमें कोई मतलब दोहराई नहीं है, दैट इन पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी और आगे भी आ सकता है, ठीक है। गुड, आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है, तो फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस वो एग्जाम्पल्स आप डेफिनेटली ध्यान रखना। अच्छा, देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, फिर आपने रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, ठीक है, कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है उसको हम बोलते हैं स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। वो खुद ऑक्सीडाइज होगा एंड सामने वाले को रिड्यूस करेगा, ठीक है, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट भी बोलते हैं, राइट। सो रिडॉक्स रिएक्शन एंड सम टर्म्स। वैसे ही जो स्पीशीज खुद रिड्यूस होता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये टर्म्स भी आप लोगों ने आई एम श्योर डेफिनेटली देख लिए होंगे। अब एक बार जब रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ जाता है तो फिर आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, प्रैक्टिस आइडेंटिफाई रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो मैं क्विकली अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक दो एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। मुझे बताइएगा कि आर यू एबल टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, ठीक है। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा आपके सामने, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? कैसे हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है? हम लोग हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, वो हमें कैसे पता पड़ेगा। बहुत सिंपल है,
आप देखो ना यहाँ पर ऑक्सीजन -2 स्टेट में रहेगा, ठीक है। आप इसमें सब एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे तो अपने आप पता पड़ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 रहेगा, तो नाइट्रोजन क्या रहना चाहिए, +5, प्लस परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पर इधर देखो H2O के अंदर ऑक्सीजन -2 एंड हाइड्रोजन +1, ठीक है। अब यहाँ पर HNO3 में, ठीक है, HNO3 में हाइड्रोजन +1 रहेगा और ऑक्सीजन -2 रहेगा, तो नाइट्रोजन क्या आना चाहिए, 4 1 + x + 3 × -2 शुड बी इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है नाइट्रोजन, 4 वापस से +5 ही आ गया, है ना। तो इसमें मुझे क्या समझ में आया, इसमें मुझे समझ में आया दैट किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। इम्प्लाइज क्या हो गया यहाँ पर, ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। दिस इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अच्छा चलो एक और एग्जांपल मैं करा देता हूँ, एक और एग्जांपल देखना। जैसे मैं आपको बोलूं, आप आइडेंटिफाई करना कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। जैसे जिंक प्लस HCl इज गिविंग ZnCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। बैलेंस नहीं करा है मैंने, बट चलेगा। बैलेंस नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। हाँ राइट, सही जवाब विशाल, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। अच्छा, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इसमें मुझे एक चीज और आइडेंटिफाई करके बता दो। हाँ राइट अंजलि, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा कंपाउंड है। तो आप इसमें देखोगे जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है लेफ्ट हैंड साइड पर, हाइड्रोजन +1 क्लोरीन -1। अब राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो क्लोरीन -1 रहेगा, उससे पता पड़ेगा कि जिंक +2 में आ गया है एंड हाइड्रोजन 0 में चला गया है। तो मुझे क्या समझ में आएगा यहाँ पर, जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। HCl के बारे में आप नोटिस करोगे, HCl +1 से 0 जा रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन +1 से 0 जा रहा है, तो इट अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है। इट इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, मतलब ये HCl को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट, ठीक है। ऑल राइट, सो आई थिंक एक आइडिया लगा आपको कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं, ठीक है। ऐसे ही आप
और भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं और एग्जांपल्स लेता जाऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज, जैसे ही आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आने लग जाता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी चाहिए विच इज टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े हैं? नो। No, sir. अच्छा, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में मतलब मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। जैसे अभी अपन ने ऊपर जो देखा, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। यहां पर नोटिस करना सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन का, कि इसी के अंदर कैसा हो जाएगा, वन एलिमेंट और यू कैन से कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, वन एलिमेंट और कंपाउंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अनदर एलिमेंट या कंपाउंड इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, जैसा अपन ने यहाँ पे ऊपर देखा, ठीक है। जैसे जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2 गैस, ठीक है। जिंक को हम लोग ऐसे एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है ना, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन ही है। यहाँ पर जिंक 0 से +2 जा रहा है एंड हाइड्रोजन +1 से 0 जा रहा है, ठीक है। बाकी सल्फर एंड ऑक्सीजन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, जो सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स है जिनका ऑक्सीडेशन चेंज स्टेट नहीं होता है, नो चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनको हम लोग बोल देते हैं स्पेक्टेटर, ठीक है। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्पेक्टेटर स्पीशीज हो गया, ठीक है। जो यहाँ पर सल्फर एंड ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एस एंड ओ, ठीक है। अच्छा, दूसरा टाइप ऑब्जर्व करना, ठीक है, ये होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स, ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स में क्या रहता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स या फिर इसको कई बार ऐसे ऑटो रिडॉक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें द डेफिनेशन इज दैट element undergoing oxidation and reduction, element undergoing oxidation and element undergoing reduction are part of same molecule, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं हो, ठीक है। जैसे आप नोटिस करोगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो उससे KCl एंड ऑक्सीजन गैस बनता है, ठीक है। तो आप एक बार मुझे सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।
ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो ये जरूरी है हमें याद रखना। कैसा आ रहा है यहाँ पर आप नोटिस करोगे, पोटेशियम +1 रहता है, ऑक्सीजन -2 रहता है ना। सो इसमें अभी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताओगे कितना आएगा? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5. +5 आएगा। परफेक्ट। अच्छा, फिर यहाँ पे KCl में पोटेशियम +1, क्लोरीन -1, -1. ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का 0। 0. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी नॉट ऑक्सीडाइज, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है ना, अंडरगोज रिडक्शन। ठीक है, एंड ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है, बढ़ रहा है, तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहाँ पर आपने नोटिस करा कि ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही, इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही हमारा एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन भी है और एलिमेंट अंडरगोइंग रिडक्शन भी है। तो इसको क्या बोल देते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर। ठीक है, इंट्रा जो वर्ड होता है, इंट्रा उसका मतलब होता है विदिन। ठीक है, जैसे मैं बॉम्बे के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा कि मैं इंट्रा सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ। और अगर मैं मान लो बॉम्बे से पुणे चला जाऊं, ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटर सिटी ट्रैवल कर रहा हूं। तो इंट्रा मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल। ठीक है, शायद इससे आपको याद रहे। ऑल राइट, तो ये तो दूसरा एक एग्जाम्पल हो गया टाइप्स के अंदर। ठीक है, मैं एक और इंपॉर्टेंट टाइप बताता हूं आपको, ये भी ध्यान रखना। इसको कहते हैं, ठीक है, लंबा सा नाम है इसका, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, इसमें देखना, सेम एलिमेंट undergoes reduction as well as oxidation। सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे I2, ठीक है, इसको हम लोग जब बेसिक मीडियम में डालते हैं, ठीक है, तो इससे I तुमने इधर माइनस से तुमने आपको सर बोले कि लिखो मत, IO3 माइनस बन जाता है। सब नहीं, भेजेंगे बोले बाद में PDF। ऐसा नहीं बोला मैंने कि लिखो मत, आप लोग लिखो साथ में, पर मैं ये क्लास नोट शेयर करूंगा। ठीक है, तो कुछ छूट जाए तो उसका टेंशन मत लेना कि अरे मेरा छूट गया, मैं ये नोट्स भेजूंगा आपको बाद में, बट साथ में लिखते रहो। ठीक है, अपन एक चीज ये बिल्कुल ध्यान रखो कि भाई पढ़ाई का जो मंत्रा है अपना, वो पेन चलाओ। आप लोग जितना पेन चलाओगे उतना आपके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं ना कि अपना प्रवचन चल रहा है कि हाँ मतलब सर ने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया और अब हम ऐसे अब्जॉर्ब कर रहे हैं सारा ज्ञान। ठीक है, तो पेन जरूर चलाओ। अच्छा, यहां पर अब देखो, ये जो एग्जाम्पल है डिस्प्रपोर्शनेशन वाला, इसमें नोटिस करना आयोडीन 0 से -1 भी जा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ IO3 में आप देखोगे ऑक्सीजन अगर -2 रहता है तो आयोडीन कितना रहेगा आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेट करके बताओ मुझे फटाफट। +5. +5, परफेक्ट। तो आप नोटिस करो कि बाकी सब स्पेक्टेटर है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है वो -2 का -2 ही रहेगा हर जगह, हाइड्रोजन जो है वो +1 का +1 ही रहेगा हर जगह। यहाँ पर आयोडीन है जो खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, एज वेल एज रिड्यूस भी हो रहा है।
ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल से दिखाता हूं, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करना, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर आप हीट कर देते हो, ठीक है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है, अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल के मुझे बताओ क्या हो रहा है, कैसा कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन -1 से -2 और 0 में जाए। परफेक्ट, ऑक्सीजन -1 से -2 एंड 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एज वेल एज रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया केस, दिस इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, इसी का उल्टा अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना, यहां पर क्या हुआ कि सेम एलिमेंट अंडरगोज रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन एंड यहां पर गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट टू कहां पर जाता है, ये लोअर एज वेल एज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। ठीक है, अभी इसका उल्टा अगर हो जाता है, यहां पे नोटिस करना, अगर कॉम्प्रपोर्शनेशन, ठीक है, कॉम्प्रपोर्शनेशन ये भी एक टाइप होता है और ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, तो इसमें कैसा होगा, अगर यही वाला जो पहला वाला रिएक्शन था, इसमें अगर मैं एसिड मीडियम में कर दूं, मतलब तो क्या होता है, ये I- एंड IO3- इनको मैं एसिडिक मीडियम में डाल दूं तो ये I2 बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें हो वही रहा है कि -1 और +5 से 0 में जा रहा है, तो सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बट कैसे, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन के तरीके से। ठीक है, तो कैसे जा रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर फ्रॉम मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, फ्रॉम हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टू एन ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिटवीन। ठीक है, +5 और -1 से 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसको कॉम्प्रपोर्शनेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइप हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपका डेफिनेटली एक डाउट हो सकता है कि सर और भी तो पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, आप बोल दो कि सर कोई एक ऐसा केस भी हो सकता है जहां पर ABCD कंपाउंड है जो कि EFG से कंबाइन कर रहा है और उसमें मतलब A ऑक्सीडाइज हो रहा है, B रिड्यूस हो रहा है, E भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, G रिड्यूस हो रहा है, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब डिफिकल्ट ऐसे कुछ भी केसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे मतलब मैं आपको रियल लाइफ अगर एग्जांपल दूं तो KMnO4 प्लस FeC2O4 एसिडिक मीडियम में, तो उसमें Mn+2 में जाएगा, आयरन का भी ऑक्सीडेशन होगा +2 से +3 एंड कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा +4 में चला जाएगा, तो एक से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए या एक से ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। ठीक है, या फिर सेम एलिमेंट मल्टीपल स्टेट्स में जाने लग गया, तो ये सब केसेस क्या हो जाएंगे, मिसलेनियस केसेस। ठीक है, इनको अलग से
हमारे सिलेबस में नाम नहीं दिया गया है, इनको हम लोग मिसलेनियस केस बोल के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है, हमारे को जो इम्पोर्टेंट चीजें बताई गई हैं वो है कि आप इतने के तो नाम याद रखो, ये टाइप्स के नाम याद रखो कि एक तो सिंपल वाला केस हो गया, एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स हो गया, एक डिस्प्रपोर्शनेशन और कॉम्प्रपोर्शनेशन, ये नाम आप डेफिनेटली याद रखो। इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मिसलेनियस तो कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग ऐसा नहीं है कि मिसलेनियस में भी अभी घुसते चले जा रहे हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, तो अब जब आप टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद में फिर कॉन्सेप्ट आता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, अब बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है, दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो जो आप करते आते हो बचपन से, बॉल कंसेप्ट से ही पढ़ रहे थे, हिट एंड ट्रायल। ठीक है, ये एक तरीका होता है। एंड दूसरा तरीका होता है विच इज प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मेथड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मेथड जो रहता है उसमें भी मल्टीपल तरीके रहते हैं। आप लोगों ने कौन सा तरीका सीखा है? एक तरीके का नाम होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरे तरीके का नाम होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीखा है आपने, ये वाला? यस। बहुत अच्छी बात है। तो अब आपने तरीका सीख लिया है, ठीक है, तो उसी तरीके से आप स्टिक करो। ठीक है, दोनों तरीके सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके सीख के मतलब आप जस्ट अपना एफर्ट बढ़ा ही लेते हो, वो एफर्ट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एंड ऑब्जेक्टिव तो बैलेंसिंग है। ठीक है, कई बार तो एक्चुअली हिट एंड ट्रायल करने पे बैलेंसिंग हो जाती है, तो जरूरत नहीं है फिर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करके बैलेंसिंग करने का। बट अगर मान लो हिट एंड ट्रायल से बैलेंसिंग नहीं हो रही है, तो आप लोगों ने ये एक तरीका सीख लिया है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है, एंड उसको आप यूज करके आगे बैलेंसिंग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, बट एक चीज जरूर नोटिस करना कि मैंने आपको ये बोला है कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आपने सीखा, पर बैलेंसिंग एक्चुअली इतना काम आएगा नहीं। बैलेंसिंग को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक तरीका सीखेंगे कॉल्ड एज इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर, ताकि हमें बैलेंसिंग की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप लोगों ने बैलेंसिंग सीखी है कि बैलेंसिंग करने में मतलब टाइम लगता है। आप स्टेप बाय स्टेप सोच सोच के आगे जाते हो, और पेपर में इतना टाइम तो होता ही नहीं हमारे पास में। ठीक है, अपना जैसा पेपर रहता है मेडिकल का, तो उसमें सेकंड्स में अपने को आंसर करना होता है। ठीक है, 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर। ठीक है, तो अपने को जरूरत नहीं है कि हम इतना ज्यादा उसमें टाइम स्पेंड करें। ठीक है, अच्छा, विशाल मुझसे पूछ रहा है कि एक बार आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का आइडिया दे दूं क्या? तो मैं एक एग्जांपल कर सकता हूं आपके साथ में सॉल्व आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करके। ठीक है, करके दिखाऊं? थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट जा सकते हैं उसमें, चलेगा आप लोगों को? यस। यस सर। ठीक है, तो मैं एक बार आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपको एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये जरूर नोटिस करना कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ना, मैं जैसे आपको बताऊंगा ना, तो उसमें जो स्टेप्स रहेंगे और मान लो बुकलेट में जो स्टेप्स रहेंगे, उसमें थोड़ा सा 19-20 का अंतर होगा, क्योंकि एग्जैक्ट स्टेप्स जरूरी नहीं है मैच करे। तो अभी मैं अगर आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बता रहा हूं, तो मेरे तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है, मोटे मोटे स्टेप्स वही रहेंगे, मैंने एक्चुअली थोड़ा और डिटेल में वो स्टेप्स बनाए हुए हैं, तो नोटिस करना। चलो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आप लोग बोल रहे हो, तो मैं आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सिखा देता हूं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग। अब इसमें एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल आपके सामने है कि
say KMnO4 plus FeSO4 in acidic medium is going to give you MnSO4 plus Fe2SO4 whole thrice plus K2SO4 plus H2O। ठीक है, तो ये खूब लंबा सा बड़ा सा मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें मैंने ऐसा क्यों चूज करा, बिकॉज हिट एंड ट्रायल करने में टाइम लग जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा तो अब इसके आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग देखेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, आइडेंटिफाई रिडॉक्स एटम्स। कौन से एटम्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करो। तो अपन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना शुरू करें। पोटेशियम +1 ऑक्सीजन -2। ठीक है, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, कोई बताएगा? +7। +7। अच्छा, ऑक्सीजन -2 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एंड आयरन एक्चुअली कैसा रहेगा, यहाँ पर आप नोटिस करना कि ये सल्फेट जो है वो SO4 2- आयन होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आयरन क्या रहेगा यहाँ पर, +2। ठीक है, कटायन आयन का थोड़ा नॉलेज लगता है बीच बीच में, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए इस कंपाउंड के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का ही रूल पता है, आपको आयरन और सल्फर दोनों का ही रूल नहीं पता कि इनका मैं क्या करूं। तो इसमें नॉलेज ऑफ कटायन आयन हेल्प्स। ठीक है, नॉलेज ऑफ कटायन आयन। तो इसमें मुझे सल्फेट पता है, सल्फेट -2 होता है, तो आयरन +2 रहेगा। ठीक है, एंड सल्फेट के अंदर सल्फर खुद कितना रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, बता सकते हो? x plus 4 times -2 should be equal to -2 +6 स्टेट में रहेगा। वेरी गुड, सो सल्फर +6 स्टेट में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही H2SO4 में हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2 एंड सल्फर +6। ठीक है, मैंगनीज सल्फेट में वापस से कैसा रहेगा, ये सल्फेट आयन है। ठीक है, ये सल्फेट आयन है यहाँ पर, तो मैंगनीज +2 स्टेट में रहेगा, एंड सल्फेट आयन के अंदर खुद सल्फर +6 एंड ऑक्सीजन -2 होगा। ठीक है, वापस से यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये कैसा हो गया, यहाँ पर वापस से सल्फेट -2 आयन रहेगा, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा यहाँ पर, अगर सल्फर +3, राइट, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि 3 सल्फेट है, और तो यहाँ पर 2 × x + 3 × -2, ठीक है, शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैं इसका कैलकुलेशन देखना चाहूँ तो सल्फेट का, फेरिक सल्फेट हो गया ये, तो आयरन +3 आ जाएगा, और सल्फेट के अंदर खुद सल्फर +6 है एंड ऑक्सीजन -2 है। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम +1 सल्फर +6 ऑक्सीजन -2, एंड वाटर के अंदर हाइड्रोजन +1 एंड ऑक्सीजन -2, है ना। तो इसमें आइडेंटिफाई रिडॉक्स स्पीशीज दिख रहा है, मैंगनीज +7 से +2 जा रहा है, एंड आयरन +2 से +3 जा रहा है। तो यही हमारे रिडॉक्स एटम्स हुए। ओके, देन स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 ये रहेगा यहाँ पर, राइट ऑक्सीडेशन half reaction and reduction half reaction using only the redox atoms। ठीक है, एंड इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, रिटेन सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल लिखे होते हैं। मैं एक इसमें एग्जांपल में बताता हूं अभी, जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, मैंगनीज
ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन हाफ। ठीक है, रिडक्शन हाफ में कैसा रहेगा, मैंगनीज कहाँ जा रहा है, +7 से मैंगनीज +2 में। ठीक है, मुझे बाकी और किसी एलिमेंट से मतलब ही नहीं है, मैं सिर्फ रिडॉक्स स्पीशीज, रिडॉक्स एटम्स के बारे में ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, और आयरन कहाँ से कहाँ जा रहा है, आयरन +2 से कहाँ जा रहा है, आयरन +3 में। बट यहाँ पे नोटिस करना, ये सब्सक्रिप्ट 2 लिखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो, ये जो मॉलिक्यूल है Fe2SO4 होल थ्राइस, इसमें आयरन का सब्सक्रिप्ट 2 है, इसको मत भूलना, इसको डेफिनेटली याद से आप लिखना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक है, ये मेरे रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ हो गए। ठीक है, अब इसके बाद लिखना स्टेप 3। स्टेप 3 रहता है बैलेंस हाफ रिएक्शंस। ठीक है, बैलेंस जब करेंगे हम लोग हाफ रिएक्शंस को, तो इसमें एटम्स की भी बैलेंसिंग होगी एंड चार्ज की भी बैलेंसिंग होगी, एंड चार्ज की बैलेंसिंग के लिए हमें इलेक्ट्रॉन यूज करने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये Mn दोनों तरफ एक एक एटम है, तो एटम तो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब चार्ज बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख रहा हूँ दोनों तरफ कितना डिफरेंस है, 5 के चार्ज का डिफरेंस है, तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करना पड़ेगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन में किधर लगाऊं, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड लगेगा ना, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +7 चार्ज +2 और -5, तो ये मैच नहीं करे ना, ये तो 7 हो गया और ये -3 हो गया, ये तो मैच ही नहीं करे। समझ में आया? तो आपको एक्चुअली लगाना चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड पर। अच्छा, इस चीज को आप और भी कैसे याद कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों लगाना चाहिए था, बिकॉज रिडक्शन हो रहा है ना, ये रिडक्शन है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर आयरन +2 है और ये आयरन +3 में जा रहा है। सबसे पहले तो एटम्स बैलेंस करेंगे, यहाँ पर आयरन के 2 एटम है, तो इधर भी 2 एटम लेके आएंगे, तो कोफिशिएंट यहाँ पे 2 बना देंगे। ठीक है, ये सबसे पहले एटम बैलेंस हो गया। अब आप चार्ज देखोगे यहाँ पर, तो 2 × +2 +4 चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पर है, और यहाँ पर 2 × +3 +6 चार्ज यहाँ पर है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे अब यूज करने चाहिए, 2। और किस तरफ डालूं मैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। हाँ, अब आपने सही बोला, राइट हैंड साइड पर, ताकि यहाँ पर ये -2 होके चार्ज दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। ठीक है, एंड ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड पे डलना चाहिए। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अच्छा, अब इतना करने के बाद में आप स्टेप 4 पर आओगे। स्टेप 4 रहेगा add half reactions such that electron cancel out। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Mn + 7। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया यहाँ से, और यहाँ से भी देखो ऑक्सीडेशन हाफ से लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, ये 10 Fe2+ हो जाएगा, इज गोइंग टू गिव यू 2 Mn + 2 + 5 Fe + 3 सबस्क्रिप्ट ट्वाइस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप 4 हो गया। अब स्टेप 5 पे आ जाते हैं। स्टेप 5 क्या रहेगा, रीराइट। ठीक है, रीराइट द redox atoms as original species। ठीक है, ओरिजिनल जो भी मेरा मॉलिक्यूल या आयन के फॉर्म में था वही मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर नोटिस करना,
ये जो मेरा Mn+7 था वो कहाँ से आ रहा था, वो आ रहा था KMnO4 से, ठीक है राइट। ये ओरिजिनली मेरा रिएक्शन ये था ना KMnO4 वाला, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहा तो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ रिएक्शन KMnO4। Fe+2 कहाँ से आ रहा था, FeSO4 से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +10 FeSO4 इज गिविंग टू, ये था MnSO4 में और ये था Fe2SO4 होल थ्राइस में, ठीक है। ये आप ओरिजिनल रिएक्शन देखोगे तो आपको दिखेगा राइट हैंड साइड पर MnSO4 एंड Fe2SO4 होल थ्राइस था, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 5 हुआ, ठीक है। अब काफी हद तक हमने बैलेंसिंग कर ली है, थोड़े से स्टेप्स और बचे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अब इसमें नोटिस करना, अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम लोग थोड़ा और बाद में बैलेंस करेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस अदर एलिमेंट्स यूजिंग हिट एंड ट्रायल, ठीक है। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल इसमें भी लगता ही है। तो अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर 2 पोटेशियम है पर राइट हैंड साइड पर कोई पोटेशियम ही नहीं है। तो मुझे राइट हैंड साइड पर पोटेशियम लाने के लिए क्या करना चाहिए, मैं ओरिजिनल रिएक्शन देखूं एक बार, ये मेरा ओरिजिनल रिएक्शन है। तो राइट हैंड साइड पे पोटेशियम किस में प्रेजेंट है, K2SO4 में, और कितने यूनिट K2SO4 के डालूं, एक ही यूनिट चलेगा क्योंकि इसके एक यूनिट के अंदर 2 पोटेशियम के एटम्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर नोटिस करना 2 KMnO4 plus 10 FeSO4 is giving 2 MnSO4 plus 5 Fe2SO4 whole thrice, ठीक है। ये मैंने ऊपर से ही कॉपी किया है एज इट इज। अब इसमें मुझे इस तरफ एक K2SO4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मेरा पोटेशियम बैलेंस हो जाए। अच्छा, मैंगनीज 2 लेफ्ट हैंड साइड पर है, मैंगनीज 2 राइट हैंड साइड पर है। ऑक्सीजन को अभी नहीं करना, ठीक है। फिर आयरन पे आ जाओ, आयरन 10 इधर है, 10 इधर भी है, ठीक है, आयरन बढ़िया है। अच्छा, सल्फर 10 इधर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर 10 सल्फर है, एंड राइट हैंड साइड पे कितने सल्फर है, 2 प्लस 5 × 3 15 और 1 16, सो 2 + 15 + 1 कितना हो गया, 18 सल्फर हो गया ना राइट हैंड साइड पर, काउंट हुए कि यहाँ पर 18 सल्फर है और यहाँ पर 10 सल्फर ही थे, तो कितने का मिसमैच हुआ, 8 सल्फर का। तो 8 सल्फर मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर लाने हैं, तो मैं यहाँ पर नोटिस करना 8 H2SO4 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सल्फर यहाँ देखो ना H2SO4 में प्रेजेंट है ना लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर मैंने ये 8 H2SO4 ऐड कर दिया। तो अभी क्या हो गया, अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मेरे बाकी एलिमेंट्स बैलेंस हो गए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ, विच इज बैलेंस ऑक्सीजन एटम, ठीक है, बैलेंस ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना ये एसिडिक मीडियम में है, अगर बेसिक मीडियम में होता तो स्लाइट वेरिएशन होता स्टेप्स में, ठीक है, बट यहाँ पर एसिडिक मीडियम में क्या स्टेप रहेगा वो मैं बताता हूँ। बैलेंस ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम कैसे, ऐड डिजायर्ड नंबर, ठीक है, डिजायर्ड नंबर क्या रहेगा वो मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। ऐड डिजायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल on the oxygen deficient side and double number of H plus on other side। तो यहाँ पर आप मुझे एक बार अपनी तरफ से काउंटिंग करके बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड पर कितने ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड पर कितने ऑक्सीजन है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट क्विकली
कोशिश करके काउंट करके मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड पर कितने ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड पर कितने ऑक्सीजन है। एटी 36। नहीं, सही काउंट नहीं हुआ है। 70 हाँ 80 बोलो। 72 80 एंड 72। हाँ ये सही काउंट हुआ है। तो यहाँ पर नोटिस करना, ये लेफ्ट हैंड साइड पर कितना हो जाएगा, 8 + 40 + 32 80, और इस तरफ हो जाएगा 8 + 60 + 4 72। ठीक है, ये 5 × 4 × 3 होगा ना यहाँ पर। तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, आपका डिजायर्ड नंबर कितना आया, 8 8 इज द डिजायर्ड नंबर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जहां पर कम था यहाँ पर कम था ना, तो यहाँ पर 8H2O ऐड कर दोगे और डबल H+ दूसरी तरफ ऐड कर दोगे। ठीक है, एक्चुअली आपका स्टेप 6 पे ही बैलेंस हो गया था। ठीक है, बट कई बार नहीं होता है, तो उसके लिए एक और स्टेप लगाते हैं, विच इज कॉल्ड बैलेंस चार्ज। ठीक है, बैलेंस चार्ज यूजिंग H+ आयंस। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखो ना आप, लेफ्ट हैंड साइड पर ये 2 KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4 + 16 H+ is giving 2 MnSO4 + 5 Fe2SO4 whole thrice + K2SO4 + 8 H2O। ठीक है, तो इधर नेट चार्ज कितना है आप कैलकुलेट करोगे तो 0 0 0 एंड 16। ठीक है, तो यहाँ पर +16 नेट चार्ज है, और यहाँ पर ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज 0 है। तो अब मुझे बैलेंस करना है इस चार्ज को, और कैसे बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, H+ आयन से ही बैलेंस करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 16 H+ ऐड कर दूंगा। ठीक है, ताकि मेरा चार्ज बैलेंस हो जाए, एंड एक्चुअली ये 16H+ कट जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली मेरा बैलेंसिंग पिछले स्टेप में ही हो गया था, बट समटाइम्स ये स्टेप 7 रिक्वायर्ड होता है। हमेशा ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, बट समटाइम्स लगता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया। तो ये मेरा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हुआ यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, टाइम देता है, इसके लिए मैं इस पे आपको ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा, कि लेट अस नॉट, एक बार समझ में आ गया कि कैसे करना है बैलेंसिंग वाला पार्ट। ठीक है, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं बस, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर स्टेप 6 के बाद में इसको स्टेप 8 बोल देना चाहिए। मैंने स्टेप्स की काउंटिंग यहाँ पे क्या क्या कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड इसको 8 स्टेप बोल दिया। ठीक है, ये समझ में आए स्टेप्स आपको? ऑल राइट, ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गए हैं, तो ये आपका बैलेंसिंग वाला पार्ट हो गया है। ठीक है, बैलेंसिंग वाले पार्ट के ऊपर अपन और दिमाग नहीं लगाते हैं। तो आप मान के चलो कि अभी जो आपने पढ़ लिया है, जितना आपने पढ़ लिया है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है चैप्टर का। ठीक है, दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि आप लोगों ने देखा है। अब चैप्टर का रियल पार्ट स्टार्ट होता है, जहां पर आप लोगों को एनालिसिस करना है। ठीक है, चैप्टर का नाम आपने देखा होगा ना, लिखा है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो उसमें वो एनालिसिस वाला पार्ट अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, सो अब हम
यहाँ पर नोटिस करना, यूज करेंगे इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ अब, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट एंड लॉ ऑफ, या चलो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में थोड़ा देर में कवर करता है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव नोटिस करना है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इस चैप्टर का? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज सेम एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोल कंसेप्ट चैप्टर। मोल कंसेप्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या था, कोई बताएगा मुझे? What was the objective of mole concept chapter? It was to analyze reaction and establish relationship between reactants and products. यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था, कितने से कितना बनेगा या कितना बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट लगेगा, यही तो पढ़ते थे मोल कंसेप्ट में, है कि नहीं? तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी वही है कि हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में। अच्छा, मोल कंसेप्ट में अपन कैसे करते थे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश? ठीक है, मोल कंसेप्ट में अगर आपको याद हो तो हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते थे बैलेंस्ड कोएफिशिएंट्स की मदद से। ठीक है, मोल अपॉन कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल अपॉन कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल अपॉन कोएफिशिएंट, वैसे लिखते थे ना, आप लोगों ने वैसे ही करा होगा। कोएफिशिएंट देख देख के कि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनेंगे या इसके 2 मोल से इसके 3 मोल बनेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग एनालिसिस करते थे, राइट? याद है कि नहीं याद है? यस सर। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, पर हम लोग यहाँ पर आप नोटिस करना बिना बैलेंसिंग करे, बिना कोएफिशिएंट्स की नॉलेज के भी कर पाएंगे। दैट इज व्हाट द इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, तो ये आपका बहुत टाइम बचाता है। अगर यही चीज जो मैंने आपको, मान लो कि कल आपको केमिस्ट्री लैब में लेके गए और आपको ये पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन दे दिया। पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन कौन से कलर का होता है, याद है किसी को? अगर आपने अपने ऐसे जूनियर क्लास में पढ़ा हो, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है। ठीक है, और ये आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, FeSO4 का, फेरस सल्फेट का। तो लैब में ये रिएक्शन कराई जाती है, बहुत कॉमनली ये रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे लैब में बोला जाए कि मुझे ये पूरे के पूरे FeSO4 को KMnO4 के साथ में रिएक्ट कराना है, तो कितना वॉल्यूम KMnO4 का मैं मिक्स करूं, कितने मोल्स में KMnO4 के डालूं, तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है सर बताते हैं, पहले हम लोग एक बार रिएक्शन लिखते हैं और बैलेंसिंग करते हैं। फिर आप लंबा लंबा स्टेप्स करते जाओगे, बैलेंसिंग करते जाओगे, एंड आप बोलोगे एंड में कि अच्छा अगर सर आपके पास 10 मोल्स ऑफ FeSO4 है तो उसके लिए 2 मोल KMnO4 डालना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज को मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़े टाइम में वापस से इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से, जहां पर आप सेकंड्स में इस चीज का आंसर दे दोगे। ठीक है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इतना स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग करने की। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द न्यू थिंग दैट यू लर्न इन दिस चैप्टर इज इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट।
ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब जब हम लोग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ नए नए टर्म्स आएंगे। जैसे आपने जब मोल कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है, तो आपने कुछ कुछ नए टर्म्स सीखे थे, ठीक है। आपने सीखा था मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, आपने सीखा था ऐसा मोल्स, मोलारिटी, राइट, ये सब आपने नए नए टर्म्स सीखे थे जब आप लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ नए टर्म्स हम लोग और सीखेंगे, एंड वो टर्म्स सिमिलर टू आपके मोल कंसेप्ट के टर्म्स की तरह रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ इसी के अंदर, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट के अंदर सब हेडिंग सिमिलैरिटी बिटवीन मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं इक्विवेलेंस को बार बार ऐसे शॉर्ट में EQ लिख दूंगा, ठीक है। तो यहां पर नोटिस करना, मोल कंसेप्ट में आपने मोल कंसेप्ट में मॉलिक्यूलर वेट डिफाइन किया था। मॉलिक्यूलर वेट को अपन MW से रिप्रेजेंट करते थे, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसका डेफिनेशन याद है क्या किसी को? कोई बताएगा इसका डेफिनेशन? इट इज, बोलो बोलो। It is sum of all elements. It is sum of molecule. No. एक तो अपन ये बोलते थे कि इट इज द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, जो भी उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। एक और डेफिनेशन जो हम लोग यूज करते थे, वो यूज करते थे, इट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, है ना। ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट का डेफिनेशन होता था। तो इसी तरीके से यहां पर एक टर्म डिफाइन कराया जाता है विच इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट EW, ठीक है। इसका डेफिनेशन होता है इट इज द मास, ठीक है, इन ग्राम्स ऑफ substance that gives or takes 1 mole of electron, ठीक है। जो भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है उसमें सब्सटेंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते या देते हैं, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो भी सब्सटेंस हम लोग बात करेंगे वो इतना मास होगा कि वो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा या फिर ले रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब नोटिस करना, इन दोनों को रिलेट करने के लिए, ठीक है, इन दोनों को रिलेट करने के लिए एक टर्म बनाया गया है कॉल्ड एज एन फैक्टर। तो यहाँ पर नोटिस करना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन समथिंग कॉल्ड एज एन फैक्टर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये रिलेशनशिप हमारे लिए, ठीक है। एन फैक्टर क्या होगा ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में मैं एन फैक्टर की डेफिनेशन के ऊपर आऊंगा, ठीक है। एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। बट मैं इसको थोड़ा अच्छे से एलैबोरेट करूंगा, थोड़ी देर रुको बस। अभी पहले मैं एक बार ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। तो एक नया टर्म हमने इंट्रोड्यूस करा, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अच्छा,
फिर मोल कंसेप्ट में हमने एक टर्म सीखा था विच इज मोल्स। ठीक है, मोल्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वैसे यहाँ पर हम लोग एक और नया टर्म सीखेंगे विच इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट्स हो जाएगा आपका मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अच्छा अब इसका अगर मैं रिलेशनशिप देखूंगा तो यहाँ पर नोटिस करना, मोल्स और इक्विवेलेंट के बीच का रिलेशनशिप आपको कुछ समझ में आ रहा है, कैसा लिख सकते हैं? यहाँ पर नोटिस करना इक्विवेलेंट्स, ठीक है, इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू हम लोगों ने कैसे लिखा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एंड इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट को यहाँ ऊपर से मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो ये एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा एंड ये मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मोल्स। तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसा, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आगे काम आएगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है ही सही, ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रिलेशनशिप भी हमें काम आएगा। ठीक है, अच्छा मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट सीखा था विच वाज मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी क्या होता था, मोलारिटी का डेफिनेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वैसे यहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे कॉल्ड एज नॉर्मैलिटी, एंड नॉर्मैलिटी का डेफिनेशन रहेगा इक्विवेलेंट्स, ठीक है, इक्विवेलेंट्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मैलिटी भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूंगा मुझे नॉर्मैलिटी और मोलारिटी में रिलेशनशिप बताओ, तो आप कोशिश करके बता सकते हो मुझे नॉर्मैलिटी एंड मोलारिटी के बीच में रिलेशनशिप। Equivalent into molarity upon moles. हाँ, सो इक्विवेलेंट्स को मैं लिख दूंगा, देखो नॉर्मैलिटी मैंने क्या लिखा, अभी नॉर्मैलिटी लिखा था मैंने राइट हैंड साइड में जो ब्लू बॉक्स में है वो क्या है, इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम, और इक्विवेलेंट्स को मैं क्या लिख दूंगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर, एंड मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या है, मोलैरिटी। तो क्या बन गया मेरा, दैट नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, है ना, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि आगे कैलकुलेशंस में ये बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूं, ठीक है, मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, मोल कंसेप्ट तो हमने खैर पहले पढ़ा ही था। ठीक है, आज हमने नया एक इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा कि हमें रिएक्शन का एनालिसिस करना है विदाउट बैलेंसिंग एंड फास्ट एनालिसिस करना है, एंड उसके लिए हमें कुछ कुछ नए टर्म सीखने पड़े, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट्स एंड नॉर्मैलिटी, ये तीन हमने नए टर्म सीखे।
और इन 3 नए टर्म्स को हमने मोल कंसेप्ट के साथ में रिलेट करा, ठीक है। एंड इन सब में आप नोटिस करोगे कि हमने यूज करा है एन फैक्टर को, ठीक है। तो हमारे लिए एक्चुअली एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि ये एन फैक्टर आखिर होता क्या है, ठीक है। एंड ये एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये हमारे पूरे चैप्टर का, मैं आपको बोलूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है इस पूरे चैप्टर का, कॉल्ड एज एन फैक्टर। एन फैक्टर को हम लोग वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ में एक हेडिंग लेता हूं, ठीक है, विच इज एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। इसका डेफिनेशन एंड कैलकुलेशन दोनों मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। डेफिनेशन इसका रहता है, ठीक है, यहां पर इनफैक्ट मैं लिख देता हूं, डेफिनेशन एंड कैलकुलेशन, ठीक है, डेफिनेशन एंड कैलकुलेशन बोथ डिपेंड अपॉन following scenarios, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़े सिनारियोज पढ़ने पड़ेंगे, थोड़े केसेस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सिनारियो बोल दो या फिर केस बोल दो। तो डेफिनेशन एंड कैलकुलेशन, ठीक है, ये हमारा डिपेंड करेगा कि हम लोग किस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे टाइप के रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिनारियोज अब मल्टीपल रहेंगे, तो मैं एक एक करके सिनारियोज आपको बताऊंगा एंड आप इनको ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये सिनारियो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ऐसा क्यों बोला मैंने कि यार मतलब एक बार के लिए लगता है ना कि अरे यार सिंपल सी तो चीज थी सर एन फैक्टर, आप अब उसको वापस से ऐसे सिनेरियो बाय सिनेरियो करके डिफिकल्ट बना रहे हो, ठीक है। तो मैंने ये सिनेरियो इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम जब रिडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो उसमें जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये आपने याद हो तो स्टार्टिंग में भी देखे थे टाइप्स। तो ये टाइप्स के बेसिस पे एन फैक्टर का कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, ठीक है। एंड इन्हीं टाइप्स को केटर करने के लिए हमें थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड एन फैक्टर का कैलकुलेशन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें देखना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसको मैं ऐसे ए बोल देता हूं, सिनेरियो नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस, ठीक है। नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस है मतलब रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, नो रिएक्शन, बस ऐसे ही स्पीशीज रखा हुआ है और आपसे उसका एन फैक्टर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो एसिड है, ठीक है, तो उसका एन फैक्टर क्या रहेगा, एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि HCl का एन फैक्टर कितना होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे 1। अगर आपसे कोई पूछेगा H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा, तो आप बोलोगे 2, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछेगा H3PO4 का एन फैक्टर कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 3। कोई आपसे अगर पूछेगा H3PO3 एंड H3PO2 का एन फैक्टर कितना होगा, तो क्या आंसर दोगे, बताओ। H3PO3 का एन फैक्टर कितना होगा,
एक मॉलिक्यूल में कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन रहेंगे? 3 H3PO3 के पूछ रहा हूं मैं। 1 सर। नहीं, H3PO3 में 2 रहता है और H3PO2 में 1 रहता है। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था? हाँ सर। याद हो ना? ये एक बार वापस से देखना, ये आपको डेफिनेटली पढ़ाया होगा, ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया होगा, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया होगा, केमिकल बॉन्डिंग या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताते हैं और वो स्ट्रक्चर में दिखाते हैं कि H3PO4 में 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, H3PO2 में 2 ही है और H3PO3 में 2 ही है और H3PO2 में 1 ही है, राइट। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, इसमें कितने रहेंगे? 2। ठीक है, तो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, बट कॉमन के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया रहेगा। ठीक है, अगर बेस होगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग? n factor is the number of H plus that can be accepted, number of H plus that can be accepted or number of OH minus given per molecule। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूंगा NaOH तो आप बोलोगे उसका n फैक्टर 1 रहेगा। ठीक है, मैं डाल दूंगा बेरियम हाइड्रोक्साइड तो उसका n फैक्टर 2 रहेगा। ठीक है, मैं डाल दूंगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या अमोनिया, ठीक है, NH3 बोल दूं या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल दूं तो इसका n फैक्टर कितना रहेगा? ये क्या कर रहा है? एक H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है ना पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग n फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई एम्फोटेरिक स्पीशीज होती है, एम्फोटेरिक स्पीशीज या एम्फीप्रोटिक स्पीशीज बोल लो आप, तो इसके लिए कैसे करेंगे? एम्फीप्रोटिक स्पीशीज अगर रहेगी तो उसके लिए n फैक्टर एज एसिड अलग से लिखना पड़ता है एंड n फैक्टर एज बेस अलग से लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि एसिड का n फैक्टर लिया और बेस का n फैक्टर लिया और दोनों को ऐड कर दिया या उनका एवरेज ले लिया, ये सब मत करना। ठीक है, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है तो उसका n फैक्टर हम लोग ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे जैसे HCO3 माइनस आयन हो गया, ठीक है, HCO3 माइनस आयन हो गया तो इसका n फैक्टर एज एसिड कितना रहेगा? 1, क्योंकि ये एक H प्लस दे सकता है। ठीक है, एंड n फैक्टर एज बेस कितना रहेगा? आपका आंसर रहेगा 1, क्योंकि ये एक H प्लस ले भी सकता है। अगर मान लो मैं ऐसे आपको H2PO4 2 माइनस आयन के बारे में बोलूं, ठीक है, H2PO4 2 माइनस आयन कहां से आता है? ये H3PO4 एसिड से। ठीक है, तो ये H2PO4 माइनस आयन ये एम्फीप्रोटिक है। ठीक है, ये H प्लस दे भी सकता है। कितने दे H प्लस दे सकता है ये? पर मॉलिक्यूल बताओ मुझे। दो दे सकता है ना ये, 2 इसके पास हाइड्रोजन बचे हुए हैं अभी, ये 2 दे सकता है। और कितने ले सकता है ये? 2 1 ले सकता है ना,
क्योंकि ये H2PO4 माइनस से ये H3PO4 बना लेगा एक लेकर, ठीक है। तो ये एज बेस एन फैक्टर 1 शो करेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा पूछूं HPO4 2 माइनस, तो ये एन फैक्टर एज एसिड कितना शो करेगा, कितने H प्लस दे सकता है ये, एक H प्लस दे सकता है, राइट। और कितने ले सकता है, दो। राइट। चलो समझ में आ गया आप लोगों को एम्फीप्रोटिक स्पीशीज के साथ में भी कैसे डिफाइन करना है। अच्छा, अगर एसिड नहीं है, बेस नहीं है, तो बस लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, सॉल्ट्स का, ठीक है। मान लो अगर एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज भी नहीं है, सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है, तो उसके अंदर देखना है यहाँ पर एन फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं। एन फैक्टर इज डिफाइंड एज नेट कटायनिक और नेट अनायनिक चार्ज, ठीक है। तो उसमें जैसे आपका सॉल्ट हो गया से NaCl, ठीक है, तो इसका एन फैक्टर आप बोलोगे 1, ठीक है। MgCl2 हो गया, तो इसका एन फैक्टर बोलोगे आप 2, क्योंकि इसमें नेट कटायनिक चार्ज +2 है। या फिर आप नेट अनायनिक चार्ज का मॉड वैल्यू ले लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन -1 है, बट 2 एटम है ना क्लोरीन के, तो नेट अनायनिक चार्ज भी -2 हो गया, ठीक है। AlCl3, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। अच्छा, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल, अल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसका एन फैक्टर कितना रहेगा, इसका एन फैक्टर रहेगा 6। क्यों, क्योंकि इसमें आप नोटिस करना ना, देयर आर 2 अल्यूमिनियम 3+ आयंस और यू कैन से 3 SO4 2- आयंस, तो नेट कटायनिक या नेट अनायनिक चार्ज तो 6 आ रहा है ना, समझ में आया? नहीं। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप मानो Al2O3, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, नेट कटायनिक और नेट अनायनिक चार्ज। अब Al2O3 के अंदर कैसा है, 2 Al3+ के आयंस है, तो नेट कटायनिक चार्ज कितना हो गया, +6, एंड यहाँ पर 3 ऑक्साइड के आयंस है, तो नेट अनायनिक चार्ज कितना हो गया, -6। तो आइदर यू कैन से, मतलब यू कैन टेक आइदर ऑफ देम, ठीक है, मॉड वैल्यू लेनी है अपने को, तो मेरा आंसर हो जाएगा 6। ये मेरा एन फैक्टर ऑफ अ सॉल्ट हो गया, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में, ठीक है। अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कुछ ऐसा ले लूं, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट, तो इसका एन फैक्टर कितना रहेगा, 6। वापस से 6, राइट। क्योंकि यहाँ पर या तो आप देखो 3 कैल्शियम 2+ आयंस है, ठीक है, या फिर आप देखोगे तो 2 फॉस्फेट आयंस है, PO4 3-, तो नेट अनायनिक चार्ज -6, तो आइदर ऑफ देम कैन बी रिपोर्टेड, ठीक है। ऑल राइट, सो आई थिंक ये एक थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन समझ में आया है, ठीक है, एन फैक्टर का। अभी ये मैंने जस्ट स्टार्टिंग किया, ये नॉन रिएक्टिंग कंडीशन के था अंदर, मैं अभी रिएक्टिंग कंडीशन वाला और कराऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, विशाल पूछ रहा है एक और एग्जांपल दे दो सॉल्ट का, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका बताओ मुझे, लेट्स से PbNO3 होल ट्वाइस, क्या रहेगा इसका एन फैक्टर? अब थोड़ा सा कटायन अनायन का नॉलेज होना चाहिए। NO3 कैसे एग्जिस्ट करता है? NO3 माइनस आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 2 NO3 माइनस आयन्स प्रेजेंट है, ये -2 हो जाएगा, या फिर एक Pb2 प्लस आयन प्रेजेंट है, 2 राइट, तो एन फैक्टर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, गुड। तो ये कुछ बेसिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, अपना अगला क्लास आई थिंक परसों ही है, तो इसी से मैं कंटिन्यू करूंगा, इसी के आगे थोड़े से एग्जांपल कराऊंगा इस पे बेस्ड। तो ये फॉर्मूलाज के ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये एन फैक्टर का कैलकुलेशन यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आज की क्लास में आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है, कुछ डाउट्स वगैरह? नो सर। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ तो मुझे बताना, ताकि हम लोग अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकें। ठीक है, ऑल राइट। तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग एज वेल एज ये जो नोट्स हैं ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, आशीष के साथ में मैं शेयर कर दूंगा, वो आपको ग्रुप पे डाल देगा। ठीक है, Yes. चलो, ऑल राइट, बाय क्लोज करें आज का लेक्चर गाइस। यस सर। चलो, थैंक यू गाइस।